नमस्कार, सनसेट टीवी की खास पेशकश नेचर कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। देश में मानसून की शुरुआत हो चुकी है। बारिश के बादलों ने जहां देश के बड़े हिस्से को झुलसा देने वाली तपिश से राहत दी, वहीं दूसरी ओर देश के कुछ हिस्सों में ये तबाही बनकर सामने आई है। सिक्किम में 12 जून से लगातार हुई बारिश ने तबाही मचा दी है। कई जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। सड़क टूटने से लाचुंग में करीब 1500 पर्यटक फंस गए। सकलांग में सस्पेंशन ब्रिज टूटने से उत्तरी सिक्किम और जोंगू का संपर्क टूट गया। मोबाइल टावर टूटने से कम्युनिकेशन नेटवर्क भी ध्वस्त हो गया है। मौसम की खराबी की वजह से राहत और बचाव कार्यों में भी समय लगा। असम के हालात भी कुछ इसी तरह के हैं। हर साल हम बारिश की कामना करते हैं, लेकिन मानसून अपने साथ आपदा भी लेकर आता है। एसबीआई ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक ये बताया गया कि 1900 से 2022 के बीच देश में 763 बड़ी प्राकृतिक आपदाएं सामने आई। इसमें करीब 91 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई और करीब $150 बिलियन का नुकसान हुआ। आज के हमारे ख़ास कार्यक्रम में हम बात करेंगे मानसून में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं की। आखिर प्रकृति इतनी नाराज़ क्यों है? क्यों हमारी नदियां अपने किनारे छोड़ इंसानी आबादी को शिकार बना रही हैं? क्यों हमारे पहाड़ और जंगल भूस्खलन की वजह से बर्बाद हो रहे हैं? इसी मुद्दे पर हम आज के इस पूरे एपिसोड में करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान, SN त्रिपाठी जी, जो महानिदेशक हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, और डॉक्टर सुतानु सतपथी जी, जो KIIT से सीधे उड़ीसा से जुड़ रहे हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत सनसेट टीवी में। त्रिपाठी जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि देश के कई हिस्सों में अलग अलग जगहों में लैंडस्लाइड के मामले सामने आ रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, कहीं गर्मी है, कहीं बरसात है। क्या मूल वजह मानते हैं कि आखिर प्रकृति क्यों हमसे इतनी नाराज़ है? देखिए, आपने सही कहा कि प्रकृति नाराज़ है। प्रकृति और पुरुष का संबंध हमारा केवल सांस्कृतिक नहीं था जी, ऐतिहासिक भी है और इसके पीछे कारण भी है। जब तक मनुष्य प्रकृति का दोहन संतुलित तरीके से करेगा, प्रकृति कभी नाराज़ नहीं होगी। लेकिन जब खाली दोहन करेगा और प्रकृति का संशोधन नहीं करेगा, अपनी गलती भूल सुधारेगा नहीं, केवल एक्सप्लॉयटेशन पर जोर देगा और उसके रिजुविनेशन पर जोर नहीं देगा, तो यही हालात होंगे जैसे कि हम आज देख रहे हैं। आपने देखा कि आपने अभी शुरुआत में बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 700 से अधिक घटनाएं हुई हैं, 500 से अधिक और कम पीरियड में हुई हैं। मैं आपको उसका एक दूसरा उदाहरण दूँ। 1947 से लेकर 2023 तक हिंदुस्तान में $950 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ था, FDI। बट पिछले 90 महीनों में $450 बिलियन का इन्वेस्ट हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये ख़राब चीज़ है, लेकिन जब आप प्रगति करेंगे तो प्रगति की एक सीमा होती है। जब संतुलित व्यवहार नहीं करेंगे तो प्रकृति उस प्रगति के खिलाफ खड़ी हुई दिखती है। बट ये जो वैमनस्य है, या जो प्रकृति और पुरुष का जो झगड़ा है जिससे आपने शुरुआत करी थी, ये न केवल आर्टिफिशियल है बट ये मैनेजेबल भी है। हीट वेव कंडीशन हम देख रहे हैं, हीट इंडेक्स बनाए रहे हैं, हीट एक्शन प्लान बना रहे हैं। अभी देखा आपने पिछले महीने, इस बार का जो समर था कितना भयावह था। लोग तैयार भी नहीं थे इस तरह के गर्मी के लिए। लेकिन इस गर्मी का कारण है फॉसिल फ्यूल में, हम ऑयल में बहुत सारे काम करते हैं जिसको हम नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए एनर्जी नीड्स हैं। रोटी कपड़ा मकान एक ज़माना था जबकि हमारी ज़रूरत थी, बाद में बिजली सड़क पानी, आज है ब्रॉडबैंड चाहिए, आज है फास्टैग इन्वेस्टमेंट चाहिए। खाली सर्वर को कूल करने के लिए इतनी मेगावाट एनर्जी जाती है। तो कुल मिला के जब मनुष्य का विकास होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, मिनरल माइन सबकी खोज हुई, तो नदियों पर प्रभाव पड़ा, पेड़ों पर प्रभाव पड़ा। मनुष्य ने अपने विकास के लिए पेड़ों का इस्तेमाल किया, लेकिन नए पेड़ नहीं लगाए। आज देखिए विकसित देशों में भी आग की लपटें निकल रही हैं। अमेरिका में भी बाढ़ आती है तो लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। हम लोग तो उतने विकसित नहीं हैं, बट फिर भी बाढ़ और प्रकृति तो हमें हर जगह आ रही है। इसलिए प्रकृति और पुरुष का जो संपर्क है, प्रकृति और मानव का संपर्क है, ये जब तक दोहन वैज्ञानिक तरीके से होगा
तब तक ये वैज्ञानिक लगेगा। जब ये अवैज्ञानिक होगा, खाली हमारा दोहन ही होगा प्रकृति का और प्रकृति का संशोधन नहीं होगा, हम नए रास्ते नहीं खोजेंगे, चाहे एनर्जी के हों, चाहे वाटर कंजर्वेशन के हों, चाहे बहुत सारे तरीके हैं हीट मैप के या ऐसे डिजास्टर के लिए। असली डिजास्टर नहीं है, ये नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं। बाढ़, नदियों में पानी आएगा, बरसात होगी, लेकिन अगर नदियों का पार्ट हम उसको ड्रेजिंग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं नदी के अंदर हम इंक्रोचमेंट कर लेंगे, बिल्डिंग बना लेंगे, घर बना लेंगे। तो ये दिस आर नेचुरल एक्टिविटी। ह्यूमन इनएक्शन मेक्स इट डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर इज रॉन्ग टर्म। जी जी जी। इट इज नेचुरल एक्टिविटी, मैन इनएक्शन मेक्स इट डिजास्टर। डॉक्टर सुतानु, जिस तरीके से आपने सुना कि त्रिपाठी सर कह रहे हैं कि प्रकृति और मानव के बीच का जो संबंध है उसमें कहीं ना कहीं दरार देखने को मिली है, तो आप चूंकि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में लगातार पर्यावरण कार्यों से जो शोध कार्य हैं उनमें आप दिलचस्पी लेते रहे हैं, काफ़ी अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। आपकी निगाह में वैज्ञानिक वजह क्या हो सकती है इस सिलसिले में? वैज्ञानिक वजह जो है हमें, जैसे कि त्रिपाठी जी ने एकदम सही कहा कि ये जो है ये नेचुरल एक्टिविटी है और ह्यूमन इनएक्शन या फिर ह्यूमन मतलब क्या कहते हैं, कम नॉलेज होने के वजह से जो है ये डिजास्टर में तब्दील हो जाती हैं ये चीज़ें। तो अगर आप 2023-24 के 22-23 के बारे में बात करें तो फिर एल नीनो इफेक्ट जो है वो चल रहा है। एल नीनो इफेक्ट जो है वो आपका पैसिफिक ओशन के सतहों पर जो है गर्म हवा चलने के वजह से जो है आपके पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके वजह से कि वो साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी ओर से जो है गर्म पानी मतलब आपके और पश्चिम की तरफ आने लगता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ आने लगता है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के तरफ से। तो ऐसे में क्या होता है कि जो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होने के वजह से जो मॉनसून का भारत में जो काम करना चाहिए वो प्रेशर उसको कहीं ना कहीं उस तरफ खींच ले जाती है। तो इसमें जब भी एल नीनो इफेक्ट हमको देखने को मिलता है तो फिर हमें हीट वेव का सामना करना पड़ता है, सूखा ड्राउट का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ जो है फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगने का जो है बहुत ज़्यादा हम लोगों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये एल नीनो इफेक्ट है और ये एकदम नेचुरल है। ये कई करोड़ों साल से, करोड़ों तो नहीं, कई लाखों साल से ये चलती आ रही है। ये एक तरीके से प्राकृतिक परंपरा है। अब दूसरा चीज, इतना ज्यादा जो है हम लोगों को नुकसान क्यों झेलना पड़ रहा है, ये भी त्रिपाठी जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बोला कि जो हमने जंगल और नेचुरल जगहों पे जहाँ पे कब्जा करा हुआ है, वहाँ पे जब नेचुरल एक्टिविटी होती है और अगर जनसंख्या वहाँ पर ना हो तो फिर वो बहुत नॉर्मल लगता है। जैसे कि आप काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में यदि आप देखेंगे, हर साल वहाँ बाढ़ आती है और वो बाढ़ ही है जो कि काजीरंगा को इतना मतलब बढ़िया एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क बनाता है और जो कि उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। लेकिन बाकी असम में आप देखेंगे वही बाढ़ जो है उसको एक प्राकृतिक आपदा, एक नेचुरल डिजास्टर का नाम दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या जो है वहाँ पर लोग रहते हैं। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर इसी के साथ जो बोलना चाहूँगा वो ये है कि आपदाएं जो है बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है और इसके लिए हम लोगों को प्रिपेयर्ड होना। अगर आप उड़ीसा के प्रिपेयर्डनेस के बारे में, मैं उड़ीसा में काम करता हूँ, मैं उड़ीसा के प्रिपेयर्डनेस के बारे में बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ कि 1999 में जब साइक्लोन आया तो फिर तकरीबन 10,000 से 15,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। लेकिन यदि आप क्या कहते हैं हुदहुद या फिर फनी साइक्लोन या फिर फाइलिंग साइक्लोन के बारे में देखेंगे तो वो नंबर जो है तकरीबन 45 लोग मरे आपके 2013 में। 45 लोग भी बहुत ज़्यादा, एक भी इंसान को नहीं मरना चाहिए। हुदहुद में 2014 में 124 लोगों ने अपनी जान गंवाई और फनी साइक्लोन में जो है 89 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और सुतानु जी, एक सवाल उठता है यहाँ पर कि ये जो अभी मौजूदा प्रभाव है, जो मौजूदा हालात पैदा हो रहे हैं, एल नीनो की जिक्र आपने किया अभी, क्या आप इसको ला नीना के प्रभाव के तौर पर भी इसको देख रहे हैं क्या, वैज्ञानिक आधार पर अगर मैं आपसे पूछूं तो? ला नीना जो है वो एक
एकदम इसका उल्टा कार्य करता है। तो ला नीना जब होता है तो फिर जो है आपके पैसिफिक ओशन में जो निचले हिस्से में जो आपका न्यूट्रिशस जो पानी है, जहाँ पर फॉस्फेट और फॉस्फोरस तरीके के जो न्यूट्रिएंट हैं वो जब सतह पर आ जाते हैं तो फिर उसके वजह से जो ला नीना, जो ठंडे हवा का जो उससे फर्क पड़ता है, तो उसमें क्या होता है आपका वेस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक ओशन में जो है काफी ठंडा पड़ जाता है। तो जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर उससे क्या होता है, उससे दूसरे तरीके के फिर से प्राकृतिक आपदाएं के बारे में हम बात करने लगते हैं कि तब जो है बाढ़ आने की संभावना ज्यादा हो जाती है, बारिश हद से ज्यादा होने लगती है। तो फिर ये एल नीनो और ला नीना जो है ये काफी सालों से चलते आ रहे हैं। ठीक है त्रिपाठी जी, जिस तरीके से बता रहे हैं सुतानु जी, आपको चूंकि लंबा अनुभव रहा है, प्रशासनिक अनुभव रहा है, आपको 85 में आप सिलेक्ट हो गए थे भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए, कई मंत्रालयों में आप रहे। आप ये जो जल जनित जो जल से पैदा आपदाएं हैं, ये देश के किन हिस्सों में अभी आपको लगता है कि ज़्यादा अपना प्रभाव छोड़ रहा है, और क्या अभी आकलन है आपका मौजूदा? देखिए, जैसे अपने सतपति साहब बता रहे थे कि हमने आपदा को अवसर में बदला है और आपदा को प्रबंधन का एक नया तरीका खोजा हुआ। 99 जो सुपर साइक्लोन उड़ीसा में आया था, मैं तो उस उड़ीसा में ही था। 99 के बाद से आज उड़ीसा में हो, गुजरात में हो, या बहुत सारे स्टेट्स हैं जो आपदा प्रोन स्टेट्स थे, सबके अंदर एक प्रभावी मैनेजमेंट का तरीका लगाया गया। पहले लगता था कि खाली बाढ़ ही आपदा है, सूखा आपदा नहीं है, या भूस्खलन आपदा है, पहाड़ों में होती है तो हमको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आज जो रेगुलर आपदाएं आ रही हैं, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, चाहे भूस्खलन हो, चाहे आग हो, या जो भी प्रकृति के खिलाफ है। आपने जल की बात कही, जल ही जीवन है, जल नदियों पर आधारित है, और नदियों को हम बांध नहीं बनाएंगे। जैसे आप देखिए, हीराकुड डैम बना था, इसके बाद से लेके महानदी के पारादीप तक बीच में कोई डैम नहीं। तो जब महानदी में खूब पानी आता है तो हीराकुड डैम भी छोड़ देता है और पानी रोक भी नहीं पाते हैं। तो हमारा नेचुरल वाटर जो है, इट गोज़ बैक टू द सी। ये ठीक नहीं है। हमको प्रबंधन, जल को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, नए नए स्टोरेज लगाने पड़ेंगे। जैसे बोरी बंद किया था गुजरात में, शुरू किया गया था, लगभग लाखों छोटे छोटे डैम बने, तो वाटर रिचार्ज हुआ, जल का प्रबंधन हुआ, और जल का प्रबंधन हो जाए तो बाढ़ हम बहुत आसानी से रोक सकते हैं। आप देखिए, बिहार की जो बाढ़ है, कोसी की जो नेपाल से पानी आता है, या गंगा की बाढ़ है जो निर्मल गंगा में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि अगर बाढ़ का प्रबंधन हो जाए, जल का प्रबंधन हो जाए, तो हम बाढ़ से, सूखे से एक ही बार मुक्ति पा सकते हैं। आपको याद होगा नदियों को लिंक करने की बात चल रही थी, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, बट इसमें कुछ NGO लोग हैं, कुछ सरकार के लोग हैं, कुछ और भी लोग होंगे वेस्टेड इंटरेस्ट जिसमें इसको होने नहीं दे रहे हैं। हो सकता है उनके भी कारण हो, लेकिन समाधान नदियों की इंटरलिंकिंग ही है, जिससे हम अधिक जल को और अधिक उपयोगी कर सकते हैं और बाढ़ और सूखे पर एक समान भाव से नियंत्रण कर सकते हैं। और हम लगभग 140 करोड़ लोगों को, हमको पानी भी तो चाहिए। यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर वाटर ये नेचुरल प्रोडक्ट। तो अगर वाटर को हम, जल का प्रबंधन ठीक से नहीं करेंगे तो हमको तो जल समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन, एक ज़माना था कि हम ग्रीन को समझते थे, हर घर जल का जो, हर घर जल, वो तो खैर वो तो पीने की पानी की समस्या है, लेकिन जल का प्रबंधन तो जल के उस स्रोत से है ना। अगर स्रोत में ही पानी नहीं रहेगा, जैसे आपने बताया नदियाँ सूख रही हैं, पनामा नहर की बात उठी अभी, कि बहुत सारी जगह जल का प्रबंधन, कुप्रबंधन कारण है नदी के सूखने का। अगर हम नदी के रिवर सिस्टम को, जैसे हम नमामि गंगे में पढ़ाते भी हैं कि निर्मल और अविरल गंगा भारत की समस्याओं का समाधान है, सूखी गंगा किसी समस्या का समाधान नहीं। तो अगर गंगा नदी को हम निर्मल और अविरल कर सकते हैं, सरकार ने पिछले 10-12 साल में इसमें बहुत आशातीत प्रगति की है, तो अगर हम एक नदी को अविरल और निर्मल कर सकते हैं, तो भारत तो नदियों का प्रदेश ही है। सप्त सिंधु के हम रोज़ सब स्नान करते समय बोलते हैं, इस जल के स्नान में 7 नदियों का पानी आए। तो हम तो नदियों की पूजा करते हैं, गंगा को माँ कहते हैं। तो अगर हम जल का प्रबंधन करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, जनता को जन भागीदार के साथ करेंगे, तो शायद हम सारी समस्याओं का समाधान भी कर पाएंगे और आपदा से मुक्ति भी मिल जाएगी। सर, एक चीज़ ये बताइए कि ये जो जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, प्राकृतिक जो आपदा है, जल से जुड़ी हुई, भारत के अलावा एक ख़ास बात ये देखने को मिला कि दूसरे देशों में भी, दुनिया के ख़ास तौर पे जो मध्य एशिया के देश हैं, अरब देशों में, दुबई ले लीजिए और तमाम जो उससे जुड़े छोटे छोटे जो देश, वहाँ पर बाढ़ देखी गई, जबकि वहाँ पर इस तरह की कभी कोई
संभावना नहीं होती थी वो भी डूबे नजर आए। तो क्या मूल वजह मानते हैं इसके पीछे? देखिए, जो ला नीना या अल नीना की बात हुई, प्रकृति हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में डिवाइड नहीं है, प्रकृति एक है, धरती एक है। अब आप देखिए, क्लाइमेट क्राइसिस जो हम लोग बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज पढ़ा रहे हैं, उसमें अगर हीट को ले लें, हीट इज़ द मेजर रीजन फॉर वाटर एवेपोरेशन। लेकिन अगर पिछले 1 लाख साल में पृथ्वी के तापमान 1.5% बढ़ा है। एक ज़माना था पृथ्वी पर दिन 18 घंटे का होता था, आज 24 घंटे का है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि और 25 साल में 2050 तक शायद दिन भी 25 घंटे का हो। इतना वार्मिंग हो जाएगी कि बहुत सारे कारण उसके हैं, क्लाइमेट क्राइसिस में बहुत सारे वैज्ञानिकों का मत है। लेकिन जो बाढ़ की बात कह रहे हैं कि जहाँ बाढ़ नहीं होनी चाहिए, राजस्थान में जहाँ सूखा है, डेजर्ट है, वहाँ होती है, महानदी के बेसिन में या गंगा नदी बेसिन तो होती है। तो प्रकृति ने पानी देना कम नहीं किया है। जो पहले हिंदुस्तान में, मैं इजराइल गया था पढ़ने कुछ समय पहले, जी जी। तो वहाँ से पूछा, सर आपके यहाँ बरसात कितनी होती है? हमने कहा हमारे यहाँ 1600 mm बरसात होती है और हम लोग ड्राउट प्रोन हैं। तो इजराइल के हमारे प्रोफेसर ने बोला, सर हमारे यहाँ तो 400 mm बरसात होती है, बट वी मैनेज एवरी वाटर लाइक ए विस्की, वी डोंट वेस्ट इवन ए ड्रॉप। तो अगर हम वही जल प्रबंधन की कुशल प्रवृत्ति हम अपने यहाँ करें, उससे अच्छी टेक्निक अब तो आ गई हैं भारत में। अगर जल को हम नियंत्रण कर सकें, स्टोरेज कर सकें, तो बहुत सारी समस्या का समाधान है। और केवल भारत ने, विश्व में भी जल संकट और गहराएगा। क्योंकि स्टोरेज की जो कभी जिक्र आप जो कर रहे हैं, इसके बारे में काफ़ी सालों से चर्चा हो रही है। डॉक्टर सुतानु, जिस तरह से त्रिपाठी सर चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में, तो अरब देशों में, खासकर जो मध्य पूर्व के जो देश हैं, उसमें जो बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है, इसके पीछे के जो वैज्ञानिक कारण आप क्या मानते हैं? मैं सऊदी अरब के बारे में बात करने से पहले मैं भारत के बारे में 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा, स्पेशली जिन चीज़ों के बारे में त्रिपाठी जी ने जिक्र किया है, क्योंकि वो बहुत ही अहम बातें हैं। जी जी जी। पहला चीज़ जो है वो है रिवर लिंकिंग का। और रिवर लिंकिंग के बारे में जब हम बात करते हैं, या फिर नदियों पर बांध बनाने के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हमको इसको बहुत ही बारीकी से इस मुद्दे को देखना पड़ेगा। क्योंकि नदी जो है, उसको ऊपर जब आप बांध बनाते हैं, यदि आपने बहुत बड़े बांध बनाए, फिलहाल जो है भारत में सबसे बड़ा बांध जो बना था अब तक, वो था आपका कोयना नदी में, जो कि कृष्णा नदी का एक बहुत ही बड़ी सहायक नदी है उस पे। और वो इतनी गहरी है वो बांध कि उसमें जो है आपका पूरा का पूरा कुतुब मीनार डूब जाएगा। मतलब कुतुब मीनार 75 मीटर है, और वो बांध के आसपास जो रेजर्वायर जो पानी है, वो उसकी गहराई 100 मीटर है। वो और महाराष्ट्र में ये जो कोयना जो आपके सह्याद्री टाइगर रिजर्व से जो जुड़ा हुआ है, ये जो है एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया नहीं है यहाँ पर। क्योंकि हम सिर्फ जल रिलेटेड आपदाएं के बारे में बात करेंगे, वो जरूरी नहीं है, अर्थक्वेक भी एक बहुत बड़ी आपदा है। और टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से जो है, जब आप पानी इतना सारा बंद करके रखते हैं कोयना बांध में, तो फिर वहां पर आपके 1960 के आसपास एक बहुत बड़ा जो है आपका भूकंप आ गया। अभी जब आप हिमालय के नदियों को लिंक करने के बारे में, या वहां पर बार बार बांध बनाने के बारे में बात करेंगे, तो फिर वहां पर बांध बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए, क्योंकि पानी की जरूरत सबको है, बिजली की जरूरत सबको है, मछली बहुत ही बढ़िया प्रोटीन का सोर्स है। तो ये सब चीजें जो है लोगों को तो पहुंचनी चाहिए। तो जब आप ऐसे जगहों पर जब आप बांध बनाने जाएंगे, तो फिर बहुत जरूरी है कि एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA जो है, उसको एकदम एक बारीकी से, एक निरपक्षीय भाव से, क्योंकि वरना फिर हमेशा वेस्टेड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम आएगा सामने। तो इसीलिए एक निरपक्षीय तरीके से उसकी जो है डिस्कशन होना चाहिए, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक कंडक्ट करना चाहिए, उसके बाद बांध बनने चाहिए। नहीं तो जो सुबनसिरी नदी है, जो अरुणाचल में सबसे बड़ी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र हमारे देश में बहने वाली ऐसी नदी है जिसके अंदर सबसे अधिक जल है, और उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हुई? सुबनसिरी। सुबनसिरी में जब लखीमपुर असम में जो बांध बनने का कोशिश करा जा रहा है, क्योंकि वहां पर EIA ढंग से नहीं किया गया, तो वहां पर बार बार बांध बन रहे हैं, बार बार बांध टूट रहा है। और पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? इकोनॉमी किसकी बर्बाद हो रही है? भारत और भारतीयों की बर्बाद हो रही है। अगर सिक्किम में आज अगर बांध टूट गया,
फ्लैश फ्लड के वजह से या फिर आइस जैम के वजह से, तो वहां पर जब बांध टूटा तो फिर वो किसका पैसा बर्बाद हुआ? भारतीयों का बर्बाद हुआ, हमारे टैक्स पेयर का पैसा गया। तो जब भी हम विकसित होने के बारे में बात करते हैं, जब भी हम पानी के मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, तो फिर बहुत जरूरी हो जाता है कि उसको एक निरपक्ष भाव, एक अनइमोशनल तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से किया जाए, ताकि जो टेक्टोनिक डिस्टरबेंस है, ताकि भूकंप ना आए, फ्लैश फ्लड ना आए, बांध टूटने के वजह से जो है, जिन लोगों को पहले से ही, जैसे ही आप बांध बनाते हैं, वहां के आसपास के गांव के लोगों को आपको वहां से हटाना पड़ता है, और उनको हटा देते हैं। फिर उसके बाद भी बांध जब टूट जाता है, तो फिर आप ना इधर के रहते हैं ना उधर के। इसके अलावा यदि आप रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में देखेंगे, जो कि आपके पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास जो दो नदियां जोड़ी जा रही थी, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो फिर वो एक बिल्कुल टाइगर कॉरिडोर को डुबा दे रहा था। टाइगर, वैसे भी हमारे देश में जंगल जो हैं छोटे हैं, टाइगर की टेरिटरी बड़ी होती है। टाइगर एक जंगल से दूसरे जंगल में जाने के लिए उसको कनेक्टिंग कॉरिडोर की जरूरत होती है। यदि आप रिवर लिंकिंग करने के लिए यदि आप बांध बना के उनको डुबा देंगे वो कॉरिडोर को, तो फिर वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो फिर हम लोगों को लोगों तक जल भी पहुंचाना है, और जल पहुंचाने के जो तरीके हैं उसमें हम लोगों को बहुत ही ज्यादा धैर्य रख के काम करना पड़ेगा। उसके लिए हमको एक पुख्ता EIA का सिस्टम होना चाहिए, और मैं तो बल्कि ये भी कहता हूँ कि EIA जो है एक सरकारी संस्था करना चाहिए, ना कि कोई प्राइवेट संस्था, और उसमें एकदम बढ़िया से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो इससे होने से क्या होगा कि जैसे भी हम चाहे बांध बनाएं, चाहे नए शहर बसाएं, चाहे गांव को किसी बड़े चीज पे तब्दील करें, तो हमें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हमेशा रहेगा। क्योंकि त्रिपाठी जी, डॉक्टर सुधांशु, हम लौटेंगे आपके पास। त्रिपाठी जी, जो हमने SBI की रिपोर्ट का जिक्र हमने किया कि 122 सालों में करीब 763 प्राकृतिक आपदाओं का सामना देश के लोगों को करना पड़ा, जिसमें एक ख़ास बात यह है कि जो 300 से ज़्यादा आपदाएं थी वो 2000 से 2024 के बीच हुई, यानी बहुत फ्रीक्वेंट रही, 2 साल 3 साल के बीच में। और पहले जो थी वो करीब 20 साल 25 साल या जनरेशनल चेंज होता था तब उनको सामना करना पड़ता था। कोविड का जिक्र आप कर लीजिए और जिक्र आप कर लीजिए, तो आखिर ये इतना फ्रीक्वेंट क्यों हो रहा है? देखिए, जब विकास और विनाश दोनों एक दूसरे के पैरेलल compete करेंगे तो इस तरह की दुर्घटनाएं होंगी। जो पहले 100 साल में होता था वो 25 साल में होने लगा। लेकिन मानवता की प्रगति भी देखिए, पहले लोगों को टेलीफोन कनेक्शन मिलने में 3 साल लगता था, अब 3 मिनट लगता है। मैं नहीं कह रहा हूँ दोनों कोई लिंक है, लेकिन जब प्रगति होती है तो उसकी दुर्गति भी होगी। एक चीज़ SBI की रिपोर्ट से एक और चीज़ें जो समझ में आती हैं कि दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन 50 साल पहले जो दुर्घटनाएं होती थी, राष्ट्रीय आपदा या जल आपदा, 2022 तक की रिपोर्ट, 2022 तक की या 2024 जब भी करेंगे, पहले कितनी धन जन हानि होती थी, अब कितनी कम हो रही है। तो हमने आपदा प्रबंधन के गुरु मंत्र सीखे हैं, और आपदा प्रबंधन के लिए पूरा देश NDMA या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो सोसाइटी बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है, जिलाध्यक्ष से ले, जिलापाल से ले, इनफैक्ट लाइनमैन से चेयरमैन तक सब लोग इसके लिए तैयार हैं। तो हम आपदा का प्रबंधन करना सीख गए हैं। तो 222 322 हमें डर नहीं लगता। हमें ये डर लगता है कि ये प्रबंधन ही एकमात्र समाधान नहीं है, कारण प्रकृति के जो रोष है, प्रकृति का जो हमारे ऊपर जो कुदृष्टि है, इसको मैनेज करना पड़ेगा। कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो पानी को मैनेज तो करना ही पड़ेगा। हाँ, फेयर मांग, जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात चली, अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, सर्विस सेक्टर इकॉनमी रहेगी, हमने एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करना, हम एग्रीकल्चर में हमको काम करना है, हमें प्राकृतिक दूध चाहिए, मछली चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो मनुष्य की आवश्यकताएं तो बढ़ रही ना, इनका ज़रूरत तो हमको पूरा करना ही पड़ेगा। हाँ, आपदाएं हैं उसको मैनेज करेंगे, लेकिन रिवर लिंकिंग, जैसे हमारे एक वक्ता बता रहे थे कि रिवर लिंकिंग को साइंटिफिक तरीके से करना पड़ेगा, खाली कहने से नहीं होगा। इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति बनी थी, एक कमेटी भी बनी थी बहुत दिन पहले, एक रिपोर्ट भी आई है, इस पर गहन अध्ययन की ज़रूरत है। और ज़रूरी नहीं कि ब्रह्मपुत्र का सिस्टम का पानी सीधा कावेरी में जाए, ये वाया महानदी होते हुए, गंगा नदी होते हुए एक
एक पूरा साइंटिफिक तरीके से हो सकता है, और एक समाधान ही नहीं है, ये एक बिग पिक्चर की भी सॉल्यूशन की बात का चलिए। आखिर हम कब तक दोष देंगे? जी जी, तो हमारे पास चूंकि समय कम बचा है, आखिरी सवाल है बहुत संक्षेप में। ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, अर्थव्यवस्था के नज़रिए से इनको आप कैसे देखते हैं, बहुत संक्षेप में? अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक एक बाढ़ का इम्पैक्ट मैंने उड़ीसा में देखा हुआ है। जितना हम राहत देते हैं उसका कई कई गुना नुकसान होता है। लेकिन अगर उस नुकसान की भरपाई हम करेंगे अगली बार बाढ़ होने तक, और तब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो समाधान तो कुछ नहीं होगा, नुकसान उतना ही होगा। नुकसान उतना है। डॉक्टर सुतानु, इसलिए तरक्की और तसल्ली दोनों चाहिए। जी। और तसल्ली के साथ तरक्की करने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति से इसका प्रबंधन आवश्यक है। डॉक्टर सुतानु, अर्थव्यवस्था के लिहाज से आप कैसे देखते हैं, बहुत संक्षेप में? हाँ जी, बिल्कुल। जो एसबीआई के रिपोर्ट के अनुसार जो है, हमारा इंश्योरेंस देने का कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है। तकरीबन हम जितना लॉस झेल रहे हैं उसका केवल हम 8% देने के लिए फिलहाल जो है उसकी क्षमता रखते हैं। और इसीलिए जो है, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे वो क्या कहते हैं आईएमएफ से और लोन हो, जो भी है, हमको एक डिजास्टर फंड रेडी रखना चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के कुछ काम नहीं होता है। मैं पर्यावरण बचाने के लिए तो मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन पैसा मेन हो जाता है। और पैसे को लाने के लिए, पर्यावरण को बचाते हुए, ये एक बहुत ही जो एक चाकू के धार पे चलने जैसी बात है। और इसीलिए हम लोगों को बहुत सोच समझकर और पढ़े लिखे लोगों की जो है मदद लेकर, और वैज्ञानिक तौर पे, केवल वैज्ञानिक ही नहीं, आजकल के दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि टनल विजन से सॉल्व की जा सकती। आपको इकोनॉमिस्ट की भी मदद लेनी पड़ेगी, सोशियोलॉजिस्ट की भी मदद लेनी पड़ेगी, ह्यूमैनिटेरियन, और आपको साइंटिफिक नॉलेज का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग, साइज्मोलॉजिस्ट, हर एक मीटेरोलॉजी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सुतानु, आप ने अपने अनुभव साझा किए। डॉक्टर त्रिपाठी सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और आपने चूँकि अनुभव साझा किया। तो भारतीय संस्कृति में नदियों को देवी कहा गया है। हमारी संस्कृति और सभ्यता इन्हीं के किनारे पनपी है, लेकिन प्रकृति से साथ हमारे गैर जिम्मेदाराना रवैये ने आज नदियों को हमसे नाराज़ कर दिया है। नदियों के हाल के रवैये ने बता दिया कि वह सभ्यता बना सकती है तो उसे मिटा भी सकती है। आज समय आ गया है कि इंसान प्रकृति के संकेतों को समझते हुए अपनी हदें तय करें, क्योंकि हम हद में रहेंगे तो नदियाँ भी अपने किनारे नहीं छोड़ेंगी। इस खास पेशकश में इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सनसेट टीवी।